सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक माहौल है सियासी तौर पर, उसमें बहुत संजीदा और बहुत सीरियस किस्म की कशीदगी है। दोनों तरफ से, दोनों अतवार से, चाहे वो PDM की हुकूमत हो, PDM के तमाम तर जो पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, PMLN जो कि सेंट्रल बॉडी है इस वक्त इस पूरी गवर्नमेंट की, यानी कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब की जो गवर्नमेंट है उनकी, उसके अंदर और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा तलखी भी है और बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट की भी एक फ़िज़ा है। अब बहुत मुश्किल से बातचीत के दरवाजे खुले और वो भी आपको पता है कि एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई कि भाई बातचीत जो है वो करना होगी, उसके अलावा कोई हल भी नहीं नज़र आ रहा था। तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द जुडिशरी और द जुडिशल सेटअप और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत बातचीत का एक तसलसल से दरवाज़ा खुला। अभी बातचीत में 10 कदम आगे बढ़े ही थे अकॉर्डिंग टू तहरीक इंसाफ, के वो परवेज़ इलाही वाला साहब वाला वाक़या हो गया जिसकी वजह से एक तशवीश की बात भी सामने आई। लेकिन उस पर हैरानी की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको भी कुछ पता नहीं है, वो भी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि उनको भी इल्म नहीं है। मतलब है वो ये कह रहे हैं कि मैं तो मुल्क में ही नहीं हूँ, यानी कि मैं तो मदीना में हूँ, CCPO साहब और उसके साथ साथ IG साहब भी मदीना में है। तो ये पुलिस ने किसके कहने पर कार्रवाई की, किस तरह की, और फिर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा गलत हुआ कि चौधरी शुजात साहब के घर, क्योंकि दोनों कजन्स के घर साथ साथ हैं, तो उनके घर पर भी धावा बोल दिया गया। अब बड़ी खबर आज की ये है कि ये कह रहे हैं खान साहब, ये शर्त कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम संजीदगी से डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत से ये कह रहे हैं कि 14 मई तक आप नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर दें और बाकी जो 2 सूबे रह गए हैं उनमें भी असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर हुकूमत ये कहती है कि हम पहले जो है वो बजट पास करते हैं और उसके बाद, तो फिर बात की कहानी नजर नहीं आ रही। लेकिन PDM में भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे वजीर दफा, वो कल भी और आज भी उन्होंने सीरियस तनकीद की और उन्होंने कहा कि कोई नतीजा नहीं निकलने वाला डायलॉग से, इस डायलॉग से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। खान साहब अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर लें और अगर कोई रह गई है लॉन्ग मार्च की ख्वाहिश तो वो भी पूरी कर लें। हमारे साथ इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरपर्सन इंसाफ के, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में आप शुमार होते हैं और इस कलीदी डायलॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और संजीदा पिलर है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपकी अभी थोड़ी देर पहले या कुछ घंटे पहले आपकी बात हुई इसाक डार साहब से, तो मैं ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं उस पर तो बाद में बात करूंगी, क्योंकि PDM की तरफ से अगर संजीदगी का मुजाहरा या लेट्स से कि एक ऐसी कड़ी जो आपको पता है कि शरीफ फैमिली में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त गवर्नमेंट में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो डार साहब की और आपकी जो बात हुई है वो क्या कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के मामले पर? क्या लाताल्लुकी का इजहार तो उन्होंने किया है, लेकिन क्या बातचीत हुई है, जरा बताइएगा। जैस्मिन, पहले तो मैं ये कह दूं कि जो हमारी मुलाकात हुई है और जो मुज़ाकरात हुए हैं उस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे नहीं, उनकी सजेशन पे। उन्होंने कहा हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको बांध नहीं सकते। देखिए, जब वो कहते हैं ना कि आप जब डायरेक्शन का लफ्ज देंगे तो फिर PDM की सरकार कहती है ये तो पंचायत बना रही है सुप्रीम कोर्ट। पंचायत वो नहीं बना रही, वो समझते हैं कि अगर मुल्क के मफाद में गुफ्तगू शनीद से कोई रास्ता निकल सकता है, हमें एतराज नहीं है, कोई सोल्यूशन आपके पास है तो पेश कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, डार साहब से जब मेरी बात हुई तो डार साहब ने वाज़े तौर पर कहा, वजाहत की कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जो हमला हुआ, जो धावा बोला गया, उसका वफाकी हुकूमत या वफाकी इदारों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। तो मैंने कहा अगर वफाकी हुकूमत से ये ताल्लुक नहीं है
तो वफाकी हुकूमत कम से कम उनके पास ऐसे इदारे मौजूद हैं, वो तहकीकात करके पता तो चला सकती है कि जिम्मेदार कौन है। बेशक पंजाब हुकूमत जो है वो लाताल्लुक हो गई। अब आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आया और वो मदीना में है और उन्होंने कहा कि मैं तो हूँ ही, मेरे इल्म में नहीं है। अब एक चीज जरा सोचिए, हो सकता है मैं उनकी बात को बिल्कुल नहीं झुटला रहा हूँ, मदीने में बैठकर ऐसी बात करते हैं तो बिल्कुल मुझे तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन सवाल उठता ये है कि क्या इन नाजुक दिनों में, हालात में वजीर आला, IG पंजाब और CCPO लाहौर बैक वक्त सब मुल्क से बाहर चले गए? और क्यों? सोचने की बात ये है, मतलब आगे पीछे भी तो जा सकते थे ना। बिल्कुल ठीक है। अगर उम्रे की सादत हासिल कर दी है जरूर कीजिए, लेकिन बैक वक्त तीनों अहम लोग जो जिम्मेदार हो सकते हैं, जो जवाबदेह हो सकते हैं इस वाक़े के, लाहौर में वाक़या हो रहा है, या चीफ मिनिस्टर आप पूछेंगे, और नहीं है तो IG से पूछेंगे, IG नहीं है तो CCPO से पूछेंगे। ये 3 पिलर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के, पिलर्स हैं, और वो तीनों मुल्क से बाहर हैं। क्यों? सवाल है क्यों? और हम किससे पूछें? वफाकी हुकूमत कहती है हमने नहीं किया, सूबाई हुकूमत कहती है हम ला इल्म हैं, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो मुल्क भी नहीं है, और वाकया भी हो जाता है, और संगीन नौयत का वाकया हो जाता है, वो प्रोटेक्टिव बेल पर हैं, सर्च वारंट नहीं है, घर के अंदर दाखिल हो जाना, घर की मस्तूरात को परेशान करना, ये हमारी तहजीब और हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और फिर साथ पड़ोस में अपना रह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उनके घर पे धावा बोल देना, ठीक। और उनकी आपने देखा कल गुफ्तगू में बेबसी का आलम था, वो कहते मुझे उनको कुछ मालूम नहीं है, हद तक कि वो खुद कहते हैं मैं तो खुद जख्मी हुआ हूँ, मेरे हाथ पे टांके लगे हुए हैं। तो अब ये देखिए ना, ये हो रहा है, उनका साथ में घर है, एक ही गेट इस्तेमाल करते हैं, उसी गेट पे आपने देखा कि किस तरह बख्तर बंद गाड़ी को पूरी कौम ने देखा, आके दरवाजे को तोड़ के अंदर जाते हैं। मैंने घर का मुलाहिजा किया, किस तरह शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, सब कुछ आपके सामने है। बिल्कुल। तो शाह साहब चले ठीक है, अब ऑब्वियसली इसमें एक बहुत बड़ा इबाम मुझे नजर आ रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये बताइएगा, पहली 10 कदम कहते हैं आगे बढ़े, खुशगवार माहौल जितना भी आपके दरमियान बन सकता है, और मुझे लगता है बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस डायलॉग, तो आप में एक तो ये है कि तहम्मुल से बात करते हैं, ठहराव भी है, एंड एक बहुत लार्जर देन लाइफ पॉलिटिकल स्केल का एक्सपीरियंस भी आपको है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिर अगर 14 मई की आप डेडलाइन रख देते हैं मुज़ाकरात, और कहते हैं कि जी ट्यूसडे को हम फाइनल राउंड करेंगे, उसके बाद फिर हमने सड़कों पे जाना है, तो आपको नहीं लगता कि बजट भी मुल्क का देना एक अहम कलीदी रोल है? मतलब बजट तो देना ही देना है हुकूमत ने, उसके बगैर, क्योंकि फिर वो केयरटेकर सेटअप बजट कैसे दे सकती है? शाह साहब दे सकती है, दे सकती है, दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। एक आर्जी बजट दिया जा सकता है, और आने वाली मुंतखब हुकूमत उस पर नजरसानी कर सकती है। देखिए IMF के साथ तो उनका मुआहदा हुआ नहीं है, और जो हमने डार साहब से गुफ्तगू सुनी है वो माजी करीब में कुछ पेशरफ्त होती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। सारी कोशिशों के बावजूद लोगों पर महंगाई का कहते हैं ना वो बोझ डाल दिया गया, सारी शराइत मान ली गई, लेकिन फिर भी पेशरफ्त नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो अब सवाल ये है, 14 मई को आप हमारे लिए सैक्रोसेंट इसलिए है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला आइन की रूह के मुताबिक किया है। ठीक है, हम उस फैसले को तस्लीम करते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आप में कोई तफाक राय हो जाता है तो आप हमारे पास आइए, फिर हम देखेंगे क्या आईनी रास्ता कोई निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। ठीक है ना जी, ठीक है। अब अगर हुकूमत ने, जब आप 14 की बात करते हैं तो 14 को इन आइसोलेशन मत देखिए, ओवरऑल जो हुकूमत की ख्वाहिशात है उनको भी ले लें। हुकूमत की ख्वाहिश क्या है कि इलेक्शन हो, एक ही दिन में हो, एक ही दिन में हो, पूरे मुल्क में हो। ठीक, हुकूमत की ख्वाहिश क्या है कि एक केयर टेकर सेटअप का जो अरेंजमेंट है उसके मुताबिक हो। ठीक है, अगर पंजाब का अगर होता है और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन पहले होता है तो फिर निगरान सेटअप नहीं होगा। वो कहते हैं कि सेक्शन 69 के तहत वो जो जिस दिन डिसोल्यूशन होती है उसके बाद 54 दिन का जो है
वो जो गिनती वो शुरू हो, तो वो जो चीजें कह रहे हैं उनको सामने रखते हुए, इलेक्शन को सामने रखते हुए, आइन को सामने रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना है ना आपने, जी ठीक जो है, आइनी भी हो, काबिले अमल भी हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तहरीके इंसाफ एक माकूल प्रपोजल लेकर गई है, लेके जाना चाहती है। अगर हुकूमत, अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट मुल्क को इस हैजानी कैफियत से आजाद कराना चाहती है तो उनके पास एक सुनहरी मौका है। और अगर वो जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं या और साहिबान कह रहे हैं उसी डगर पे रहते हैं तो फिर मतलब है कि जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा हो जाएंगे, बिल्कुल बेनतीजा हो जाएंगे। तो ठीक है शाह साहब, फिर इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को आपका एक और राउंड होगा, वील टेक अपडेट फ्रॉम यू। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ पेश करने का। तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, एहसान अफजाल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रुकन हैं, और उसके साथ साथ अतर काज़मी सीनियर एनालिस्ट हैं। राना साहब, मैं आपकी तरफ गुफ्तगू लेके आना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली बेयरिंग विद मी एंड लिसनिंग टू शाह साहब एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आपने उनकी सारी बातें तो सुन ली हैं, अगर कुछ चीदा बातों का अब आप अपना मौक़िफ़ गवर्नमेंट का देना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब परसों से रिज्यूम होगी ये जो बातचीत चल रही है, आपस में जो कंसल्टेशन चल रही है इलेक्शन के मामले में, और कब जो है वो हुकूमतें जो हैं वो डिसॉल्व होंगी। तो उसके अंदर देखें अच्छी पेशरफ्त है। एक चीज़ पे तो बिल्कुल ये कंसेंसस है कि जो PTI का वक्फ है उसका भी यही पॉइंट है कि इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ होने चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, और हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। और इसके अंदर इनका ये मौक़िफ़ के 14 मई को जो है वो तक हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर लें, वहाँ इख्तलाफ है। हमने जो इनको ऑफ़र दी है वो यही दी है कि हम बजट पेश कर लेते हैं, और बजट पेश करने के बाद जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, और इस अमल के अंदर सिर्फ 30-40 दिन का फ़र्क है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस ऑफ़र को कबूल कर लिया जाए तो ये चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से सबके लिए रिजॉल्व हो जाती हैं, और मामला आता है 30-40 दिन का फ़र्क है, हम बजट अनाउंस कर देते हैं। तो अब देखें, ये उम्मीद तो यही है, अच्छे की उम्मीद है कि ट्यूसडे को जो है वो कंसेंसस जो है वो डेवलप होता है। अच्छा राना साहब, जी सॉरी, वो परवेज़ इलाही साहब के वाक़ये का सर थोड़ा सा बता दें, बिकॉज डार साहब जो है आई कम्प्लीटली हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो, और बिकॉज ही इस प्रोसेस ऑफ द डायलॉग में वो उनको शामिल किया गया है, तो अब इसको मानी खेज बनाने के लिए किया होगा। मतलब है क्या वाकई फेडरल गवर्नमेंट लाइल्म है? फिर 3 अहम जो शख्सियात हैं केयर टेकर सेटअप की, उनका इस वक्त मुल्क से बाहर होना, तो क्या ऐसा तो नहीं है? और फिर वजीर दिफा की भी एक स्टेटमेंट मौजूद है, क्या वो हम ये समझे कि वो सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट है, या कुछ लोग ऐसे हैं वाकई PMLN में जो कहते हैं नहीं चाहिए डायलॉग, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं नहीं चाहिए डायलॉग, नहीं करना, तहरीक इंसाफ के साथ कोई डायलॉग की गुंजाइश ही नहीं बनती। देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है। अब ये एक तो जो एंटी करप्शन है वो पंजाब का महकमा है, पुलिस भी पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के अंडर आती है। तो कोई ऐसी कोई कमेटी या कोई लाइजॉन नहीं होता फेडरल गवर्नमेंट का इन डिपार्टमेंट्स के साथ कि इनसे इन्होंने कोई इजाजत लेके कोई काम करना है। इनकी अपनी एक कार्रवाई चल रही होती है, लेकिन वो जो मंजर सबने देखे कि दरवाजे तोड़े गए, उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दरवाजे क्यों तोड़े गए। अब अगर अरेस्ट वारंट लेके पुलिस आपके घर आ गई है और तो आप दरवाजा खोल दें, आप उनको तलाशी लेने दें। ये नया ट्रेंड पाकिस्तान में क्यों डेवलप हो गया है कि आपने मुजामत करनी है, आपने पुलिस वालों से लड़ाई लड़नी है और आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। यानी कि अगर परवेज इलाही साहब जो हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं, अब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, अगर उन पे करप्शन के कोई इल्जामात हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन के साथ तावन करें, और अगर उनके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट है तो वो गिरफ्तारी पेश करें और अपने आप को साबित करें कि वो ये फेक केसेस हैं, इन्हों से वो मासूम हैं और वो अदालतें जो हैं एक्टिव हैं। आपको दूसरे दिन जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाता है और आप, यानी कि ये तो देखा जा रहा है ना, विद इन डेज आप जुडिशल हो जाते हैं।
तो फिर ये दो पहलू है ना इसके, या तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, नहीं तोड़ने की जरूरत थी, लेकिन दरवाजा अगर खोल दिया जाता तो फिर भी नहीं टूटना था दरवाजा। तो यहाँ ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है, अगर ये हर कोई करना शुरू कर दे जिसके खिलाफ कोई इल्जाम है और पुलिस जिसके पीछे जा रही है, फिर तो टोटल एनार्की है ना। यानी कि आप कहें हमने पुलिस वालों से लड़ाई भी लड़नी है, हमने पुलिस वालों की कोई भी वो गलत जाली केस हो सही केस हो, हमने उनसे लड़ना है, तो ये तो फिर एक निजाम कोलैप्स की तरफ चला जाएगा। तो मेरा इसमें ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा, जब इतने पूरी लीडरशिप कह रही है कि हमें इस चीज का इल्म नहीं था और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मेरे ख्याल से ये जो अदारे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं और उन पे एतमाद भी, ठीक है, वी रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्चुअली ये इस नज़र से, जिस नज़रिए से अब आपने ये पेश किया है, तो ये एक वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है और ऑब्वियसली कोई भी अनारकी नहीं चाहता। मुसर्रत चीमा साहिबा सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मुसर्रत साहिबा, अगर आप इस पे कुछ कमेंट कर दें तो फिर मैं अतहर काज़मी साहब की तरफ जाती हूँ ताकि वो इसका एनालिसिस थोड़ा सा कर दें कि आप इन बातों से एग्री करती हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम बजट दे दें तो 30-40 दिन का ही इसमें कोई फ़र्क है, लेकिन अगर बजट पर के मामले पर ही तसलसल ख़त्म हो जाता है डायलॉग का, तो फिर एक तरीके इंसाफ मजम्मत में जाती है, उसके बाद फिर हुकूमत को मौका मिल जाता है, फिर इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इनका जो भी मौक़िफ़ है मैं उससे इसलिए इत्तफाक नहीं करती कि पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो परवेज़ इलाही साहब के घर पे तो जो अटैक हुआ तो हुआ, जब खान साहब के घर का भी देखें, गेट तोड़ा गया, घर के ऊपर हमला हुआ 2 दफा, वो इलीगल था, गैर आईनी गैर कानूनी था, इसीलिए हम लोग गए हुए हैं कोर्ट में। इंशाल्लाह हमारी सुनवाई जरूर होगी कि जो लोग इस गैर आईनी दोनों जो इक़दाम थे उनमें मुलविस थे, उनको बिल्कुल भी कड़ी सजाएं आईन और कानून के मुताबिक दी जानी चाहिए। बल्कि मैं 2 का जिक्र करी, तीसरा मैं 8 मार्च कैसे भूल सकती हूँ कि जिस तरह से गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने 144 का जो नफाज किया, फिर उसके बाद बेसिकली इसी के पेश नज़र जिले शाह की शहादत हुई, वो भी आपको पता है कि डीसी ने लगानी थी, और इन्होंने गैर आईनी तरीके से इमरजेंसी में जल्दी से इन्होंने क्या किया, इन्होंने दफा 144 लगा दी। सेक्रेटरी जो इंटीरियर के अंडर जो ऑफिसर थे उन्होंने उसका नफाज किया। तो बेसिकली इनके मुंह को खून लगा हुआ है। अगर मॉडल टाउन सानिया के जो शोहदा थे उनको इंसाफ मिलता तो ये जो घरों के ऊपर हमला, चार दीवारी का तकद्दुस से पामाल ना होता। चौधरी परवेज इलाही साहब के वकला चीख के मीडिया के ऊपर कह रहे थे कि वो बेल पे हैं और ये उनकी किसी ने नहीं सुनी। और ये जो फिर चले, राना एहसान साहब तो बड़ी सेंस वाली बात करते हैं, इनसे पूछे कि मेरे घर के ऊपर जब गेट फलांगा गया था तो क्या वारंट थे इनके पास, क्या कोई मुकदमा था? मेरे तो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है कि ठीक है। मुसर्रत चीमा साहिबा, अतहर काज़मी क्यों कह रहे हैं? जी सुने, ये कहते हैं कि ये तो पीटीआई ने ये रवाज दे दिया है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने रवाज दिया है कि ये घरों के अंदर फलांगना, झांकना, डाके मारना इनको रास आ गया है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंसाफ अभी तक उस तरह से नहीं ले पा रहे। और हमारी जो FIR है, चाहे वो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो, चाहे उनके घर के ऊपर हमला हो, उनका गेट का तोड़ना हो, 26 घंटों का ऑपरेशन हो, हम आज तक अपनी FIR का इंदराज नहीं करा सके। चाहे हमारे घरों पे हमला हो, चाहे हमारे बच्चों की अबडक्शन हो, तो हम अतहर काज़मी साहब, मुसर्रत साहिबा एक सेकंड दीजिए। अच्छा अतहर काज़मी साहब, सॉरी मैंने बहुत आपने पेशेंटली वेट किया, मुझे थोड़ा सा ये बता दें, आपको मतलब ऑब्वियसली इसके बाद ब्रेक के बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, बिल्कुल वाज़े पॉलिसी है। वाज़े पॉलिसी ये है कि हमने ये वो करना है जिससे मामलात मज़ीद पेचीदा हों। होता ये है कि हुकूमतों की ख्वाहिश होती है कि मामलात को अच्छे तरीके से सुलझाया जाए, और अमूमन ये देखने में आया कि जो अपोजिशन में जमातें होती हैं उनकी कोशिश होती है कि कोई बुरहान क्रिएट हो, वो किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक जन्म ले उसके नतीजे में। लेकिन यहाँ पर आप देखें,
आए रोज़ हुकूमत की जानिब से इस तरह के इकदाम किए जाते हैं जिससे लगता है इस तरह के वो वाज़े तौर पर एक बहरान क्रिएट करना चाहते हैं और उस बहरान से वो फ़ायदा, सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चाहे वो मौशी बहरान है, वो कहते हैं जनाब मईशत इतनी डूब गई है कि हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। क्या मोहतरम परवेज़ इलाही साहब के घर पे रात को इस वक्त एक्शन करना ज़रूरी था? क्या पूरे दिन में तमाम महकमे सोए हुए थे? जो एंटी करप्शन है वो किसी दूसरे मुल्क में चली जाती है दिन के टाइम। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि पॉलिसी के तहत इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। अतर काज़मी साहब, आपको लगता है कि ये पॉलिसी सिर्फ पीडीएम की तमाम जमातों की पॉलिसी है या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि डायलॉग कामयाब हो और कुछ लोग हैं जो संजीदगी से चाहते हैं कि भाई कामयाब ही हो डायलॉग और फिर निकले इस मुसीबत से मुल्क? देखिए, कुछ लोग नहीं और बहुत सारे लोग हैं और वो सारे लोग पीडीएम के अंदर हैं। आप इनको देख लें, इनका अपना आप रवैया देख लें। आज तक आपने कोई ऐसी जमहूरी हुकूमत देखी है जो इंतखाबात से इतनी खौफजदा हो? ये जो मुज़ाकरात हैं इनके नतीजे में हम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। जो रास्ता भी इंतखाबात की तरफ जाएगा उस पर जाते हुए इनको डर लगता है, उसके ऊपर ये रुकावटें खड़ी करेंगे। तो मुझे तो और कोई नज़र नहीं आ रहा है। इनकी हुकूमत है, इनके इकदाम हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ जो सिंध में हो रहा है, कौन कर रहा है? माजी के अंदर जब अगर सिंध में कोई FIR होती थी, बिलावल साहब का क्या एटीट्यूड होता था, किस किस्म का एहतजाज वहाँ पे आता था। आज मुकदमात में ज़मानत के बावजूद अली अमीन गंडापुर को सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत ने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? तो वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है नाम की, पर अनफॉर्चुनेटली जो ये इकदाम कर रहे हैं उनका जमहूरियत से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद राना साहब से पूछेंगे कि क्या वजह के इकदाम से क्या पीडीएम को लगता है कि उनकी साख बेहतर होगी या उस पर मजीद जो है वो सवालिया निशान उठाए जाएंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, क्योंकि पिछले सेगमेंट में मैंने माजरत आपको बहुत इंतजार कराया, एक और सवाल आपसे करती हूँ और फिर राना साहब की तरफ बढ़ती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा एक सीनियर मेंबर हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कलीदी और इम्पोर्टेंट वज़ीर हैं। अब मुझे और यही है कि यही मैं डार साहब के बारे में भी मैं यही राय रखती हूँ। तो मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दोनों संजीदा लोगों के दरमियान इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे हो सकता है कि एक कह रहे हैं कि देयर इज़ एब्सोल्युटली कोई गुंजाइश नहीं इनसे बनती बातचीत की और हम कोई डिक्टेशन भी नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ डार साहब रीअश्योर कर रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही वाले मामले में फेडरल गवर्नमेंट को कुछ पता भी नहीं था। देखिए जस्मीन, पहले तो इंतज़ार वाली बात पे, असल इंतज़ार तो राना साहब की हुकूमत आवाम को करवा रही है। 2 सूबों में जो उनका आइनी हक है उनको वोट का हक नहीं दे रहे, तो राना साहब को इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए इनकी हुकूमत को। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि 2 मुख्तलिफ आरा, देखिए ये एक तरह से बड़ा कन्फ्यूज्ड बयानिया है हुकूमत का। आप अगर हुकूमत को देख लें, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल मुतज़ाद आरा नज़र आएंगी, तज़ादात का मजमूआ नज़र आएगा। आप अगर ये देख लें कि जो अदालत का हुक्म है उसके हवाले से ये पार्लियामेंट के अंदर करारदादें पेश करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन अदालत को जाके बताते हैं कि हम आपके हुक्म के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई गुंजाइश नहीं निकल रही, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। इसी तरह एक तरफ ये कहते हैं कि हम बातचीत से मसाइल हल करेंगे और दूसरी तरफ ये कहते हैं जनाब इन बातचीत का तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और ये बातचीत भी क्यों कर रहे हैं? ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि अदालत का एक हुक्म आ गया है इंतखाबात के हवाले से और इनको लीगल कवर चाहिए। जितना मर्जी सियासी बयानियाँ बना लें कि हम इस फैसले को नहीं मानते, 14 मई की डेट से अगर डेट आगे जाती है, 90 दिन का जो है आइनी तकाजा वो पहले टूट चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी होगी तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इनके लिए, इस चीज़ का इदराक है इनको और इसी वजह से वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर मोजिज़ शख्सियात जिस तरह के बयानात दे रही हैं वो भी आपने बता दिया और जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो भी आपके सामने है। तासुर ये देना है फिर अदालत को कहेंगे कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिश की थी, ऑल्दो कि हम आपके हुक्म पे नहीं आपके सजेशन के ऊपर ये सब कुछ कर रहे थे। PTI तो देखें इंतखाबात में बैठी, सॉरी मुज़ाकरात में बैठी नहीं, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है एक तरह से नाकाम हो गया। राना साहब, आपका भी यही मौक़िफ़ है कि ये अतर काज़मी वाला मौक़िफ़ नहीं पूछ रही, आपका ये क्या मौक़िफ़ है? लेट्स पुट इट दैट वे कि 2 जैसे मैंने मिनिस्टर्स के हवाले से सीनियर बात की और दोनों बहुत संजीदा और सीरियस ओहदों पर भी हैं एंड सीरियस पॉलिटिकल
मैं कहूँगी गुरूज भी हैं आपकी पार्टी के, तो इतना तजाद क्यों है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही फिर ये कि वाकई लीगल कवर है और डायलॉग मानीखेज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली तो सुप्रीम कोर्ट की तलवार फैसले की लटक रही है हुकूमत के सर पर। देखें, सबसे पहले तो हर एक का इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, लेकिन हुकूमत ने इस चीज के लिए फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट के थ्रू, सेनेट के थ्रू मुज़ाकरात को आगे लेके जाएंगे। तो डिफरेंट हमारी पार्टी में और लोगों का भी ओपिनियन है कि ये नहीं होने चाहिए। पीडीएम के अंदर भी JUIF का ओपिनियन है कि मुज़ाकरात जो है वो नहीं करने चाहिए इमरान खान के साथ। इसने नफरत के बीज बोए, आलमी साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा किया, अवाम को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान। तो मुख्तलिफ ओपिनियन है, लेकिन हुकूमत का कंसेंसस का यही फैसला है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हम कर रहे हैं और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ लीगल कवर की बात करता हूँ। देखें, लीगल कवर कोई नहीं चाहिए, आइन बड़ा क्लियर है। आइन के अंदर अगर 90 दिन वॉयलेट हो गए हैं, और देखें आइन ये भी कहता है कि आपने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने, जो कि मुमकिन नहीं था 90 दिनों के अंदर, तो अगर वॉयलेट हो गया तो आर्टिकल 254 आपको गुंजाइश देता है कि आप जो है बाद में इलेक्शंस करा लें, तो वो भी वैलिड होंगे। तो कोई आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है या कोई आपको आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है, आइन के अंदर गुंजाइश है। देखिए, एक पॉइंट मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ पिछली कॉन्वर्सेशन का, कि जो 30 या 40 दिन हम क्यों मांग रहे हैं। देखें, हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके IMF की सारी शराइत पूरी कर दी, और हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारा 9th रिव्यू मुकम्मल होने जा रहा है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रही है। तो ये जो बजट पेश करना है, ये बड़ा अहम बजट है, क्योंकि ये भी IMF के साथ मिलके आपने जो है वो बजट पेश करना है, वरना मुल्क के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं वो बड़े सवेर हैं। तो हम समझते हैं जहां हमने इतनी सैक्रिफाइस की है, वो सारी वो गन साफ करने में जो माशी गन डाल के गई पिछली हुकूमत, और फिर हमने तो वो सारे अनपॉपुलर फैसले किए जो इलेक्शन ईयर में कोई नहीं करती हुकूमत। ना इलेक्शन ईयर में बिजली महंगी करते हैं, ना कोई गैस महंगी करता है, ना पेट्रोल महंगा। हमने किए, क्यों किए? क्योंकि ना करते मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो फिर ये हमारा हक है कि हम बजट दे के जाएं जो इस मुल्क के मफाद के अंदर हो। हम IMF के साथ ये चीजें मामलात आगे लेके चले, और 30-40 दिन का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ये ऐसा फर्क नहीं है जो है। तो मैं समझता हूँ बॉल जो है वो PTI के कोर्ट में है। PTI अगर इस चीज को मान जाए और अपनी हटदर्मी से निकल आए, तो ये मामला हल हो जाता है। एक और पॉइंट अतर काज़मी साहब का जो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, अवाम शऊर रखती है पाकिस्तान की, वो जानती है कि 63A की जो तशरीह कोर्ट ने की वो गैर आईनी थी, क्योंकि कोर्ट आईनी तौर पर ना कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर सकता है, ना अमेंड कर सकता है, ना रीराइट कर सकता है। अगर आपने शैल को शुड करना है या कैन को शुड शैल करना है, तो वो भी पार्लियामेंट के पास हक है, कोर्ट के पास हक नहीं है। तो वो ये सारा मुद्दा जो आज ये पाकिस्तान में एक धर्म भरम का जो ये निज़ाम बना हुआ है, ये उस तशरीह से बना है। तो ये सारे मामलात, और उसके बाद मैं ऑडियो लीक्स और फलाने ढमकाने पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अवाम समझती है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है पिछले 11 महीने। मुसर्रत साहिबा, दोनों का मौक़िफ़ आपने सुना, और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये बजट पेश करने की आड़ में, चले लेट्स पुट इट दैट वे, ऑल्दो मुझे ये लगता है कि राणा साहब जैसे लाइक यंग एंड एजुकेटेड पीपल, दे मेक अ डिफरेंस इन अ पॉलिटिकल पार्टी विच ही मेक्स अ डिफरेंस इन PMLN। लेकिन इन्होंने जिस तरह अपना मौक़िफ़ बयान किया है, आपको लगता है कि संजीदगी से इस पे बात हो सकती है? अगर ये बजट पेश करके इलेक्शन में चले जाते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि स्टॉल कर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं, या इससे तहरीक इंसाफ की पोजीशन खराब होती है इस बजट से? नहीं, देखें, असल में जो चीज है जो समझने की जरूरत है, देखें, हम तो कोर्ट के कहने के ऊपर इनके पास गए हैं मुज़ाकरात के लिए, और उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि आईने पाकिस्तान टूटे, और सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है, खुदा ना खास्ता पहले इस मुल्क में बचा कुछ नहीं है, तो उससे भी हम हाथ धो बैठे। वरना तो देखो 14 मई से तो ऊपर जाने की कोई तुक ही नहीं बनती। अगर हम अपने देखें, हमने तो असेंबलियां इसलिए तोड़ी थी कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होना ये है, ना होने की तो ऑप्शन ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि उसके रीजन हम बारहा बता चुके हैं कि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल थे, ये सियासी तौर पर हमारा फैसला हरगिज नहीं था, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारा फैसला था। अब उसके बाद जिस तरह से ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं, देखिए, उन्हीं लाइक एक कहते हैं ना, लॉजिक एंड रैशनल दोनों की फुकदान है। ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है कि एक तरफ जो ख्वाजा आसिफ की आज
गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू आप सुने। और उससे ज्यादा अभी मेरे भाई ये बात कर रहे थे कि नफरत के बीच, तो मैं इनको थोड़ा सा अर्ज करती चलूं कि नफरत शुरू वहाँ से हुए कि खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला करने वाले को पीटीवी के ऊपर बिठा के रियासती नेशनल सरकारी टीवी के ऊपर आप लोगों ने इसकी वीडियो जारी कर दी। वो तो थोड़ी देर जो कुछ हुआ। अभी जो तलाल चौधरी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं राना साहब, क्या कोई नेशनल टीवी ये दिखा सकता है? पता नहीं पैमरा किधर सत्तू पी के सोया हुआ है कि अब्यूसिव लैंग्वेज को ऑनर किया गया, वो भी पीटीवी के ऊपर। और पैमरा अगर कोई उनकी सांस ले लेता है ना कोई भी चैनल, तो या तो उठा लिया जाता है उनके मालिकान को, जैसे शैब साहब के साथ हुआ, बोल के साथ कितनी इंतकामी कार्रवाइयां की गई सिर्फ सच दिखाने पे जी। तो वहां पे कोई चीज, और मैं तो हैरान हूँ कि अगर इनमें जरा सी भी अकल और शऊर है तो इनको चाहिए कि पूरी पीटीवी की जो मैनेजमेंट है उसको मुअत्तल किया जाना चाहिए। क्योंकि तलाल देखो वो तो यानी कंसल्टेंसी को दलाली का नाम दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान में जो भी कंसल्टेंट्स हैं वो सारे दलाल हैं बकौल उनके माशाल्लाह फलसफे के मुताबिक। और जो गंदी गालियां उन्होंने दी हैं वो मैं रिपीट नहीं कर सकती। तो इसको कहते हैं नफरत के बीच। और जो किरदार खुशी करना, वो खवातीन जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, उनके ऊपर। और हम तो देखिए इनकी करप्शन को हाईलाइट करते हैं। खान साहब करप्शन की बात करते हैं, ये कहते हैं हमें गालियां देते हैं। तो ये गाली बताएं तो सही। खान साहब कहते हैं ये चोर है, ये कहते हैं कि हमें गालियां देते हैं। गालियां जो मरियम देती है, जो तलाल चौधरी देता है, जो इनकी पूरी पार्टी बाजमात देती है। तो नफरत के भी जिसको कहते हैं। फिर नफरत को हमारी 3.5 साल हुकूमत थी, क्या कभी जाती उमरा बिलावल हाउस का गेट टूटा? हमारे तो घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कमाल हुआ। इनकी जितनी भी स्पोक्स पर्सन है, जितनी भी हैं जो बदजुबानी बदकलामी करती हैं, उनके घरों पे कभी हमने भेजे? नामालूम अफराद भी नहीं गए, डाले भी नहीं गए, पुलिस भी नहीं गई। हमारी भी तो हुकूमत थी, वफाक में भी थी, सिवाय सिंध के सारे सूबों में थी। हमारे घरों पे क्यों रोजाना पुलिस पहुंचती है? मेरे घर का 2 दफा क्यों गेट भांगा गया? क्यों मेरे घर में तोड़ फोड़ हुई? खान साहब का गेट क्यों तोड़ा गया? खान साहब के घर के बाहर 26 घंटे पे मुश्तमिल ऑपरेशन क्यों हुआ? चौधरी परवेज के घर पे ये जो कुछ हुआ है, क्या कभी सियासतदानों के खिलाफ इस तरह किया? हाँ, ये जरूर एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के ओरिजिनल जेन्युइन ऑर्गेनिक केसेस तो थे। अब ये कहते हैं जी इंतकामी कार्रवाइयां हमने की। देखें, हमने कोई किसी के खिलाफ दहशतगर्दी की कोई एक हमारे दौरे हुकूमत में FIR हुई हो तो इनको बिल्कुल ये इनका इल्जाम सही है। दहशतगर्दी की मेरे लीडर समेत हमारे हर कारकुन के ऊपर इनका कभी। राना साहब अब ये बताएं, ये तो बड़ी तवील लिस्ट बता दी है मुसर्रत साहिबा ने। सुने, फवाद चौधरी साहब के मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला गया, क्या वो टेररिस्ट थे? क्या हमने इनके तर्जुमानों को, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ करप्शन चार्जेस थे? 99.9% वो थे जो जरदारी ने शरीफ खानदान के ऊपर और शरीफ खानदान ने जरदारी के ऊपर बनाए थे। हमारे होते हुए तो चंद केसेस थे जो कि मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहे थे। मैं जवाब ले लूं क्योंकि मेरे पास 1 मिनट रह गया है। बहुत सारी बातें आपने की हैं तो मैं कहूंगी जरा रैप अप की तरफ चलते हैं। राना साहब आप बात कर लें और फिर लास्ट कमेंट अथर साहब से लें। राना साहब बड़ी तवील लिस्ट बताइए आपके जुल्म की, मजालिम की। देखें, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि टेररिज्म के ऊपर बहुत लोग बुक हुए पिछले 4 सालों में। जब इनका दौरे हुकूमत था उसमें अता तारड़ साहब के खिलाफ पर्चा हुआ, मरियम औरंगजेब के हुआ, मेरे ख्याल से और भी दर्जनों लीडर्स के खिलाफ जो है वो टेररिज्म के ऊपर पर्चे हुए। लेकिन उसके अलावा देखें, हमारी लीडरशिप ने तो 2-2 साल, 1.5 साल से कम ज़्यादातर ने जेलें काटी। हीरोइन के जो है वो पर्चे हुए और राना सनाउल्लाह की मिसाल जो है वो सामने है। लेकिन मैं नहीं इसको डिफेंड करूंगा कि अगर पुलिस ने जो है बगैर अरेस्ट वारंट के या सर्च वारंट के किसी के घर में अगर उन्होंने दाखिल हुए तो ये तो इसको तो कोई भी नहीं डिफेंड कर सकता। अगर मेरी बहन के घर में वो दाखिल हुए हैं और कोई उनके पास सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट नहीं था तो ये कंडेमेबल है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये केयर टेकर हुकूमत के दौरान शायद हुआ है। हमारी गवर्नमेंट तो पंजाब में नहीं थी, थोड़े अरसे के लिए थी, उस दौरान तो ये चीजें हुआ था। तो नहीं होना। अगर पुलिस के पास नहीं है कोई सर्च वारंट वगैरह नहीं है तो किसी की उनको जो है वो चार दीवारी में वो दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर है उनके पास जी 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 ठीक है, सही राना साहब। अदर साहब लास्ट कमेंट फ्रॉम यू।
देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह बार बार ये हुकूमत कहती है कि जजेस खुदा न खास्ता गलत फैसले दे रहे हैं, आइन को रीराइट कर रहे हैं, तो अभी तक इस हुकूमत ने जजेस के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं भेजा, आइनी तकाजा क्यों नहीं पूरा किया? तो ये तो रेफरेंस करें या फिर ये मान जाएं कि ये सिर्फ सियासी बयानिया है। जहाँ तक तलाल चौधरी साहब के जो PTV पे हमने देखा, आप गुज़श्ता रोज़ ही देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। वज़ीर तालीम ने एक मोजिज़ खातून रुकन को भारत की एक अदाकारा से तशबीह दे दी कि भाई वो आपको देख के मुझे वो याद आ गई। क्या ये रवैया मुनासिब है? इससे पहले मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तो हम सबको अपने आप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। और जो तलाल चौधरी साहब की एपिसोड PTV पे हुई ना, वो कोई अनोखी चीज़ नहीं, ये तसलसल है वाक़यात का। वज़ीर तालीम अब जब दुश्मनाम तराजी करें, मुख्तलिफ तकरीबात में उनकी वीडियोज़ हमारे सामने आ चुकी हैं, दीगर मौजूद शख्सियात दुश्मनाम तराजी करें, तो फिर यही होगा। ये इसी तरह अगर हुकूमत चलाई जाएगी तो अनफॉर्चुनेट है, हमारी बदकिस्मती है, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार इस किस्म के वाक़यात हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज इतना ही वक्त था हमारे पास। तमाम गेस्ट का शुक्रिया होंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ करते हैं कि सब कुछ बखैर व आफियत हो जाए और डायलॉग में भी किसी किस्म की रुकावट ना आए और कोई मुस्बत नतीजे की तरफ मुल्क जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।